गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, मैं आज एमए फाइनल का पेपर 9th का द मौर्यन स्टेट्स, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, नेचर एंड फंक्शंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, ये चैप्टर आपका अध्ययन करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको जो इसका सोशियो बेसिस है मौर्यन स्टेट्स का, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। मौर्यन स्टेट्स में सामाजिक दशाएं किस प्रकार थी, समाज का ढांचा किस प्रकार था, समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक संरचना किस प्रकार थी, ये इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। आगे इसका जो इकोनॉमिक बेसिस तथा जो इसकी इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था की जो थ्योरीज है, प्रैक्टिसेस है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट अपने जो लेक्चर में देखेंगे। पहले आज जो सामाजिक संरचना है उसका स्वरूप किस प्रकार था हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा। पिछली कक्षाओं में कौटिल्य, चाणक्य सब एक ही नाम है, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा। मौर्य जो साम्राज्य की जो जानकारी है वो मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती है। इसका मौर्य काल का प्रमुख स्रोत साहित्यिक साधनों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मौर्यन स्टेट्स में जो सामाजिक संरचना बताई है, उसमें कहा गया है कि समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के जो स्वधर्म थे यानी जो कार्य थे वह थे अध्ययन, अध्यापन, यजन यानी यज्ञ करना, याजन यानी यज्ञ कराना, दान करना और दान ग्रहण करना। ये सभी उसके कार्य कौटिल्य ने बताए हैं। जबकि क्षत्रिय के कार्यों में उसने अध्ययन, यजन और दान के अलावा शस्त्र द्वारा आजीविका प्राप्त करने तथा सैनिक सेवा को भी मुख्य रूप से बताया है। वैश्यों के कार्यों में उसने अध्ययन, यजन और दान के अलावा पशुपालन और वाणिज्य को मुख्य रूप से बताया है। जबकि शूद्र के स्वधर्म में द्विजातियों की सेवा तथा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को भी सम्मिलित किया है। मनुस्मृति, स्मृतियां, धर्मशास्त्र आदि से भिन्न कौटिल्य ने शूद्र के कार्यों का निरूपण करते हुए कहा है कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को भी शूद्र कर सकते हैं। यानी हम ये जो पूरा परिदृश्य जो देख रहे हैं उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो सामाजिक संरचना का जो ढांचा था उसमें जटिलताएं नहीं थी, क्योंकि जटिलताएं होने से समाज में एक आर्थिक परिदृश्य के सामने कई प्रकार की चुनौतियां या सामाजिक परिदृश्य के सामने कई तरह की चुनौतियां उपस्थित होती है। तो हम जब इसकी सामाजिक संरचना को देखते हैं तो हम यही अध्ययन कर पाते हैं कि इस काल में सामाजिक संरचना का ढांचा सरल ही था। मौर्य काल में जो वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप था उसमें विभिन्न वर्णों के व्यक्ति सभी कार्यों को संपादित करते थे। शास्त्रों, विधानों आदि में जैसा लिखा हुआ है ऐसा मौर्य काल में नहीं था, परंतु कौटिल्य ने ये जरूर अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य की संस्था का एक प्रमुख कार्य यही है कि वह सबको अपने स्वधर्म में स्थिर रखे, यानी सभी वर्णों को अपना काम
समय पर पूरा करे। सबको स्वधर्म में स्थिर करने का अर्थ है कि राजा का कर्तव्य यह है कि मनुष्य अपने स्वधर्म का अतिक्रमण भी ना करे। मौर्य काल में जो समाज के जो विभिन्न वर्ग थे, उसमें 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने वर्ण संकर लोगों का भी उल्लेख किया है। ऐसे लोगों में अंबष्ट, निषाद, पार्श्व, उग्र, मागध, वैदेहक, सूत, कुटक, पुलकस, वेण, चंडाल, श्वपाक आदि का उल्लेख किया है। इन वर्ण संकर जातियों को कौटिल्य ने शूद्रस धर्मा कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी स्थिति शूद्रों के ही समक्ष थी। मेगस्थनीज जो मौर्य काल में भारत में आया था, ये एक यूनानी राजदूत था और एक लेखक था। इसने मौर्य काल की 7 जातियों का उल्लेख किया है। इन 7 जातियों में उसने दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद आदि को मुख्य रूप से बताया है। एक अंतावसायी वर्ग भी का उल्लेख भी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, इस वर्ग को अछूत समझा जाता था। समाज में विभिन्न वर्णों द्वारा किए गए जो अपराध थे, उनके लिए भी अलग अलग दंड यहाँ निर्धारित थे। उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक कठोर दंड दिया जाता था, जबकि निम्न वर्ग के व्यक्तियों को कम कठोर दंड दिया जाता था। जो अपराध वेश्य करता था उसको 24 पण जुर्माना देना पड़ता था, जबकि उसी अपराध के लिए क्षत्रिय को 48 पण तथा ब्राह्मण को 96 पण देना पड़ता था। तो इस प्रकार समाज के जो विभिन्न वर्ग थे, उनकी स्थिति मैंने आपको बताई है। अब हम इसका दूसरा जो पॉइंट है वो लेते हैं कि इस समय विवाह किस प्रकार होते थे तथा स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। मौर्य काल में चूंकि बहुविवाह प्रथा का प्रचलन था, अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह था। इन सभी विवाहों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में बहुत ही सरल ढंग से आपने अध्ययन किया होगा। इन विवाहों के अलावा पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। पुनर्विवाह की प्रथा में स्त्री व पुरुष दोनों को ही पुनर्विवाह का अधिकार था। इस काल में पुनर्विवाह के अलावा सती प्रथा का भी यहाँ पे प्रचलन था। सती प्रथा में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चूंकि सती प्रथा के उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महाभारत काल में इस प्रकार के उदाहरण शुरू हो गए थे। अब हम इसका जो गुप्तचर विभाग उसके बारे में देखते हैं, तो कह सकते हैं कि महिलाओं को भी गुप्तचर विभाग में नियुक्ति मिलती थी और उन्हें परिव्राजिका नाम से संबोधित किया जाता था। तो इस प्रकार मौर्य काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो एक तरह से मजबूत स्थिति में थी। स्त्रियों को स्वतंत्रता व समानता का लगभग अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस समय 4 आश्रम थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मानव समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। 4 विभाग निर्धारित करे हैं, जिनकी संज्ञा को आश्रम कहा जाता था। इन आश्रमों के स्वधर्म का भी यानी इनके कार्यों का भी कौटिल्य ने उल्लेख किया है। कौटिल्य ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य था। इस आश्रम में व्यक्ति पत्नी
और संतान का पालन पोषण ही नहीं करता था, अपितु माता पिता, अपने नाबालिग भाई बहन और अपने परिवार की विधवा स्त्रियों का भी भरण पोषण करता था। तो इन 4 आश्रमों में कौटिल्य ने गृहस्थ आश्रम को मुख्य स्थान दिया है। कौटिल्य ने इसके अलावा जो गणिकाएं और रूपाजीवाएं थी उनका भी उल्लेख किया है। मौर्य युग में बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती थी जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन नहीं बिताकर गणिका या वेश्या तथा रूपाजीवा के रूप में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी। इन तीनों प्रकार की स्त्रियों के संबंध में हमें विस्तृत जानकारी इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। जो गणिकाएं थी वह राज पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त होती थी। ये गणिकाएं रूपवती होती थी, जबकि शिल्प संपन्न भी होती थी, यानी उनमें नृत्य, संगीत, वादन आदि का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में सुराशालाएं प्रचलित थी। ये सुराशालाएं इस प्रकार थी कि इनको जो भी उस समय के राजा महाराजा थे वो इन सुराशालाओं का उपयोग करते थे। इस समय जुए की कीड़ा भी बहुत लोकप्रिय थी, जिसे ध्रुत कीड़ा भी कहा जाता है। ध्रुत के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था और इसके लिए एक अलग से अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे द्यूताध्यक्ष भी कहा जाता था। चूंकि द्यूत राजकीय आमदनी का एक महत्वपूर्ण प्रसंग था, इसलिए यहाँ पर कई तरह के द्यूत गृह भी के उल्लेख भी मिलते हैं और उसके हमको पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं। जो मौर्य काल में जो आमोद प्रमोद के साधन थे, उनमें आमोद प्रमोद के साधनों में मुख्य रूप से शिकार की प्रथा काफी प्रचलित थी। शिकार में जो राजा महाराजा थे वो इस कार्य में ज्यादा निपुण थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे वनों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें राजा विहार किया करते थे, चूंकि इनमें मनोरंजन के साधन काफी उपलब्ध थे। राजा जो शिकार करता था वह शिकार के लिए जंगल में जाता था। उसके पीछे कुछ घोड़े व हाथी भी रहते थे। इसके अलावा आमोद प्रमोद के साधनों में कुछ नट होते थे जो नाटक करते थे, नर्तक होते थे जो नाच कर अपना नृत्य दिखाते थे, गायक जो गाने वाले थे, वादक जो बाजा बजाने वाले थे, कुशीलव जो तमाशा दिखाने वाले थे, और सौभिक मदारी थे और चारण थे। इस प्रकार कई तरह के वर्ग भी समाज में थे जो लोगों का एक तरह से मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा कौटिल्य ने एक रंगोपजीवी शब्द का भी उपयोग किया है, जो रंगमंच पर नाटक करते थे और लोगों के लिए एक तरह से मनोरंजन का साधन बनते थे। कुछ सामूहिक यात्राएं भी आयोजित की जाती थी जो एक तरह से धार्मिकता का परिचायक थी। इसके अलावा जो गुप्तचर स्त्रियां थी मौर्य काल में, उनका उल्लेख कौटिल्य ने किया है और कौटिल्य ने इसके बारे में कहा है कि यह गुप्तचर स्त्रियां को काफी मौर्य काल में सम्मान मिलता था और इन स्त्रियों को इस प्रकार से रखा जाता था कि वह स्त्रियां जो गुप्तचर विभाग में रहती थी वह कई तरह के ऐसे कार्य करती थी जो राजा के लिए एक तरह से सुरक्षा के साधन भी बन गए थे, क्योंकि वो सारी सूचनाएं राजा को प्रदान करती थी। तो जो समाज का जो सामाजिक ढांचा था वह एक तरह से परिपूर्ण था। समाज में ज्यादा विभाजन व्याप्त नहीं था और हर कार्य बड़ा सुचारू रूप से चलता था, जिसका कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब स्टूडेंट्स,
हम इसका जो नेक्स्ट जो इसका अध्याय है उसमें हम इसका इकोनॉमिक बेसिस यानी आर्थिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।